हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सूरज। आज फॉरेंसिक मेडिसिन और मेडिकल ज्यूरिप्रूडेंस का एक नया टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। तो आइए देखते हैं इसमें किस किस चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल वेदर लिविंग और डेथ। किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी को हम लोग पता लगाएंगे, चाहे वो ज़िंदा है या वो मर गया हो। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे उसके बारे में ही हम इस पूरे टॉपिक में बात करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। पहला कंप्लीट, दूसरा इनकम्प्लीट। कंप्लीट में क्या, एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन करना कि वो व्यक्ति 100% श्योर हम है कि वो वही व्यक्ति है। और इनकम्प्लीट आइडेंटिफिकेशन में अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, इट इज़ द इनकम्प्लीट और पार्शियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन। इसमें हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है कि क्या वो व्यक्ति सोनू मोनू जो भी हमें पता चला है वो वही है या फिर कोई और भी है, क्योंकि एक जैसे कदकाठी वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो इसलिए हमें उसे इनकम्प्लीट बोलना पड़ेगा। इसका मेडिकल लीगल एस्पेक्ट क्या है ये देख लेते हैं। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ये है, आइडेंटिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। किस किस केसेस में हमें आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत होगी। सस्पेक्टेड फाउल प्ले रिजल्टिंग द डेथ। कोई डेथ हुई है, उसमें कोई फाउल प्ले हुआ है, कोई गलत तरीके से डेथ हुई है, तो उसके बारे में हमें पता लगाना पड़ेगा कि क्या ये व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है ये वही व्यक्ति है कि नहीं है, कि कोई और है, इसमें कोई राज तो नहीं छुपा हुआ है। तो इस वजह से हमें आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी उस व्यक्ति की। असॉल्ट हो गया, किसी के साथ कोई असॉल्ट हुआ है या कोई रेप हुआ है, तो रेप किसका हुआ है उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी। उसको मार के कहीं फेंक दिए हैं, कुछ ऐसा कर दिए हैं, तो उसको चेक करना पड़ेगा। हमें सारी जानकारी लेनी पड़ेगी उस लड़की की या जो भी महिला है उसकी। डिस्प्यूटेड सेक्स, कोई अगर सेक्स हुआ है, डिस्प्यूटेड सेक्स है, सेम रेप का केस मेरे ख्याल से इसमें बनता है, तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा सारी चीज़ें उसके बारे में। मतलब कोई भी तरीके का गलत अगर मिस हैपनिंग हुई है, किसी की डेथ हुई है, तो हमें उसकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जानना है कि वो व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है और उसके साथ क्या हुआ है। फॉल्स पर्सनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन। फॉल्स पर्सनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ये बड़ा आजकल उस सब में चल रहा है। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ तो उसमें किसी का बता दिया कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे दादा हैं, तो हमने इन्हीं के नाम, ये हमारे नाम किए थे, अब हमको ये प्रॉपर्टी हमको दे दीजिए जज साहब। तो झूठ मूठ का किसी दूसरे पर्सन को किसी दूसरे का नाम लेकर के खड़ा कर देते हैं, खड़ा करके बता देते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी इन्हीं की है, और बेच देते हैं या ख़रीद लेते हैं। इंश्योरेंस वाले कंपनीज में भी किसी का इंश्योरेंस किसी और को बेच देते हैं, या कोई ज़बरदस्ती किसी को मार दिए कि वो मर गया है, उसका इंश्योरेंस 2 करोड़ का है, मुझे मिल जाए। कोई पेंशनर की पेंशन ले लेते हैं, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन बिना किए हमें नहीं पता चल पाएगा कि वो व्यक्ति वही है कि कोई और है। इसीलिए आधार का जांच करना, सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें उसमें आ जाती हैं, तो हमें ये पता करना पड़ेगा। किस में पता होगा, ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के अंदर ये आता है। फ्रेगमेंटेड रिमेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसका रिमेन्स फ्रेगमेंट्स में बदल गया है, उसका पूरी बॉडी हमें मिली नहीं, टुकड़े टुकड़े में मिल रही है, तो उसे हमें कैसे पता लगाना है, ये सब भी सारी चीज़ें इसमें आएगा। और वो किस कंडीशन में होता है, रेलवे का कोई या एयरवे का कोई या रोडवेज का कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, कहीं बम फट गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, या कोई वो भूकंप आ गया, उसमें छत गिर गई, तो इस तरीके की चीज़ों में होता है। डाटा ऑफ आइडेंटिफिकेशन में हम देख लेते हैं क्या क्या डाटा का इस्तेमाल होता है। पहला रिलीजन को देखते हैं, रेस को देखते हैं, सेक्स को देखते हैं, एज देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी देखते हैं, डेक्टिलोग्राफी देखते हैं, फुटप्रिंट देखते हैं, कीलियोस्कोपी देखते हैं, टैटू मार्क्स देखते हैं, स्कार देखते हैं, डिफॉर्मिटीज़ देखते हैं, दांत उसके होते हैं, एंथ्रोपोमेट्री होती है, डीएनए प्रोफाइलिंग होती है। इसी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया खाली। अभी डिफिनीशन इसकी सारी मैं डिस्कस करूँगा। तो ये चलिए देखते हैं। रेस में क्या बात होगी। फ्रॉम दिस फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स
one can be established an idea of person's race, that is cloth, complexion, scalp, hair, eyes. किसी व्यक्ति के रेस के बारे में पता लगाने के लिए हमें इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसके बारे में पता लगा पाएंगे। जैसे कि क्लोथ्स हो गया, उसके कपड़े हो गए, धोती पहना है, कुर्ता पहना है या पैंट शर्ट पहना है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो किस एरिया का मतलब वासी है। तो जैसे धोती कुर्ता अगर पहना है तो इंडियन ड्रेस का हम कह सकते हैं कि हाँ इंडियन ड्रेस का होगा, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर धोती कुर्ता पहना जाता है। कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो फेयर कॉम्प्लेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्टर्न कंट्रीज़ में पाया जाता है। ब्लैक जो होते हैं नीग्रोज होते हैं, अफ्रीकन होते हैं। ब्राउन इंडियंस, मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, गेहुआ कलर उनका होता है। स्कैल्प हेयर, ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड जो होता है वो गोल्डन टाइप का जो कलर आज मतलब आप देखते होंगे मूवीज़ में भी कि वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन टाइप का, गोल्डन टाइप का कलर जो होता है वो ब्लॉन्ड कलर जो होता है उसे ब्लॉन्ड बोलते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है। हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो ब्लैक या ब्राउन ही मिलते हैं सारे जिनके भी बाल होते हैं। आइज़ का कलर हमारे इंडिया में जो होता है वो ब्लैक और ब्राउन रहता है, और फॉरेन कंट्रीज़ का अगर देखा जाए वेस्टर्न एरियाज़ में तो ब्लू मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता है। तो ये सारी चीज़ें पता जब हमें रहेंगी तो हम इससे रेस के बारे में जान सकते हैं। सेक्स के बारे में जानना कैसे, इसमें देखें आइडेंटिफिकेशन सीम्स ईजी, इट्स आइडेंटिफिकेशन सीम्स ईजी। इसका आइडेंटिफिकेशन हमें लगता है कि ईजी, बट ऐसा होता नहीं है। मे कॉज मैनी चैलेंजेस इन केस ऑफ हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट के केस में, कंसील सेक्स के केस में, डिकम्पोज बॉडी के केसेस में, अगर बॉडी उसकी वो हो गई है, डिकम्पोज हो गई, तो उसका सेक्स कैसे पता लगाएंगे, पता नहीं चल पाएगा। फिर हमें हड्डियाँ देखनी पड़ेगी, अगर हड्डी भी डिकम्पोज हो गई तब कैसे पता लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, सेक्स का डिटर्मिनेशन इतना आसान नहीं होता है। डाटा ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन सेक्स, कौन कौन से डाटाज का इस्तेमाल करते हैं सेक्स का आइडेंटिफिकेशन करें। फीचर्स देखते हैं, उसके बॉडी के फीचर्स देखते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं, उसकी लेंथ देखेंगे, स्कैल्प की हेयर के लेंथ देखेंगे, साइज़ और शेप्स ऑफ लिप देखेंगे, उसके होठों का शेप साइज़ देखेंगे, उसका क्लोथ्स देखेंगे, उसका ब्रेस्ट, वजाइना, पेनिस, यूटरस हो गया और प्रोस्टेट हो गया। ये सारी चीज़ों को देख करके ही हम उसके सेक्स के बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाएंगे कि हाँ वो मेल था या फीमेल था। एज में हाइट और वेट का बहुत बड़ा रोल है, नहीं माना गया है एक तरीके से। देयर इज़ नो रिलायबल मीन्स ऑफ एस्टिमेटिंग द एज ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की जो एज होती है उसका कोई रिलायबल मीन्स नहीं है पता लगाने का। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ, देयर इज़ नो रिलायबल मीन्स ऑफ एस्टिमेटिंग द एज ऑफ एनी इंडिविजुअल। कंपैरिजन ऑफ वेट एंड हाइट चार्ट विल ओनली गिव रफ आइडिया। वेट और हाइट का जो चार्ट होता है वो बहुत ही रफ आइडिया देता है, बहुत ज़्यादा एकदम एक्यूरेट आइडिया नहीं देता है, ठीक है। इन केस ऑफ न्यू बॉर्न एंड फीटस, हाइट वेट आर ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंस। न्यू बॉर्न्स में जो होता है वो हाइट और वेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका रोल होता है, क्योंकि न्यू बॉर्न की हमें हाइट वेट पता रहती है तो हम उसका एज का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 3.5 किलो का जो बेबी है वो न्यूबॉर्न होगा, 2.5 किलो का बेबी न्यूबॉर्न होगा, 7 किलो का होगा तो 1.5 साल का हो गया होगा। तो उस तरीके से उसकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है ना एज, तो इस वजह से हमें एज के बारे में न्यूबॉर्न में पता चल जाता है। Teeth forms a reliable measure of estimating the age of a person up to 25 years because different teeth erupts at the different age। जो टीथ होता है, हमारा जो दांत होता है वो रिलायबल सोर्स होता है, लेकिन अप टू 25 ईयर्स। क्यों अप टू 25 ईयर बोल रहे हैं? क्योंकि हर एज में हर टाइम पे जो हमारे दांत होते हैं अलग अलग समय पे अलग अलग दांत निकलते हैं, तो उस वजह से बहुत आगे तक हम इसको नहीं ले जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्प्रेरी जो टीथ होती है वो 20 नंबर में होती है जब टेम्प्रेरी होती है, और परमानेंट जब होती है वो 32 हो जाती है। तो टेम्प्रेरी से परमानेंट होने के जो बीच का एज गैप होता है उसे हम क्लियर कट पता कर लेते हैं। अब परमानेंट टीथ स्टार्ट अकेयरिंग एट द एज ऑफ 7। जो एज ऑफ 7 होती है परमानेंट टीथ का जो होता है स्टार्टिंग, वो हमें पता चल जाता है, क्योंकि एज का जो दांत से जो रिलेशन है
वो इसलिए कह रहे हैं कि 25 के बाद नहीं पता कर सकते, क्योंकि 25 के बाद हमारा एज, जो हमारा दांत है वो बढ़ना घटना बंद हो जाता है, वो सारे दांत आ जाते हैं, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, पूरे 32 दांत निकल जाते हैं। तो फिर कोई मतलब नहीं होता है कि अब दांत निकलेंगे तो हमारी एज का पता चलेगा। इसीलिए 25 साल के बाद का हमें एज का कोई भी आइडिया नहीं लगता है दांतों के थ्रू, ठीक है। टेम्परेरी टीथ डू नॉट हैव प्री मोलर और थर्ड मोलर। यहाँ पे देखिए ये बात बता भी रहा है थोड़ा सा कि टेम्परेरी टीथ में जो होता है प्री मोलर नहीं होता है और थर्ड मोलर नहीं होता है। मेडिकल लीगल एक्सपेक्ट ऑफ एज, इम्पॉर्टेंस जो होता है मेडिकल लीगल इम्पॉर्टेंस क्या एज का क्या है। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाइल्ड लेस देन 7 ईयर एज कैन नॉट कमिट एन ऑफेंस। 7 साल से छोटे बच्चे या 7 साल के बच्चे का जो अगर उसके वजह से कोई क्राइम जैसी चीज़ें हुई हैं तो उसे क्राइम नहीं माना जाएगा। द क्राइम कमिटेड बिटवीन 7 to 12 ईयर इज़ नॉट एन ऑफेंस इफ़ ही हैज़ंट अटेन्ड द सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 7 से 12 साल के बीच में जो कोई बच्चा अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसे क्राइम नहीं माना जाएगा तब तक जब तक उसका जो सफिशिएंट ही हैज़ंट अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सफिशिएंट मैच्योर नहीं है चीज़ों को समझने के लिए। उसे मतलब उसे नहीं पता कि उसने क्या किया है, और इस बारे में हमें कैसे मालूम चलेगा कि वो सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर है कि नहीं है। तो वो हमें पता चलेगा साइकेट्रिस्ट के थ्रू। हम साइकेट्रिस्ट को बुलाएंगे, अपने प्रोफेशनली गवर्नमेंट के साइकेट्रिस्ट रहते हैं, वो आते हैं, उससे बच्चे से सवाल पूछते हैं, उससे जवाब लेते हैं। कई सारे क्वेश्चंस के उनके पास वो होते हैं, क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, कई सारे सवाल पूछते हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, कुछ एक्टिविटी देते हैं, कुछ सिचुएशंस देते हैं, उस सिचुएशन में कैसा वो बच्चा बिहेव कर रहा है, उसके बाद वो उसका एक आकलन लगा करके बताते हैं कि हाँ इस बच्चे के अंदर इतना समझ है कि वो क्राइम कर रहा है या क्राइम नहीं कर रहा है। तो उससे हमें मालूम चलता है। अब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 5(3) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये आपको याद करना पड़ेगा, समझाने का कोई मतलब नहीं है, बट याद तो करना ही पड़ेगा। द एज ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल इज़ 18 एंड फॉर बॉयज़ 20। मीनिंग बहुत सबको याद रहता है, ये तो पता ही होगा आप लोग को। अब थर्ड, किडनैपिंग। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 369 IPC, crime of kidnapping a child with intention of taking dishonestly any movable property from its person, the age of child should be below 10 year। किसी बच्चे से उसका कोई सामान वामान चुराने के लिए उस बच्चे का किडनैपिंग अगर हो रहा है तो बच्चे की जो एज है वो 10 साल की होनी चाहिए। 10 साल के बाद के बच्चे का अगर किडनैपिंग हो रहा है तो वो भी काउंट होता है, लेकिन उस समय वहाँ सेक्शन जो है 369 नहीं लगेगा, वहाँ सेक्शन लगेगा 363। एडल्ट में सेक्शन जो इम्पोज होगा किडनैपिंग में वो होगा, या एब्डक्शन में वो होगा 365। सिंपल सा इसका यही कहना है कि 10 साल से नीचे या 10 साल के अंदर का बच्चा अगर रहता है तो उसमें जो केस लगेगा वो IPC की धारा 369 के तहत लगेगा, और अगर वो एडल्ट हो गया है तो 363 के तहत उसके जो चार्जेस होंगे इम्पोज होंगे उस पर। रेप की बात, इसमें भी एज से रिलेटेड रेप की बात की। 375 जो IPC की धारा है उसके हिसाब से अगर इंटरकोर्स हुआ है किसी अपने वाइफ के साथ भी, कोई व्यक्ति अगर इंटरकोर्स कर रहा है उसके कंसेंट के साथ भी, पहले तो वो उसकी वाइफ है, उससे उसने कंसेंट लिया, कंसेंट लेने के बाद उसके साथ इंटरकोर्स किया, तब भी वो रेप में काउंट हो जाता है अगर उसकी उम्र 16 साल से कम है तो। अटेनमेंट ऑफ मेजॉरिटी, 18 साल की उम्र की बात है यहाँ पे कि 1875 का जो एक्ट है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति 18 साल के होने पर वो मैच्योरिटी या मेजॉरिटी अटेन कर लेता है और उसे वोट देने और गाड़ी चलाने और सब DL और सारे पैन कार्ड बनाने का अधिकार हो जाता है। तो ये बातें इसमें दी हुई है। एम्प्लॉयमेंट में ये आर्टिकल 24 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी अगर बच्चा 14 साल की उम्र से कम है तो उसे वर्क या उससे मजदूरी नहीं कराई जा सकती है।
कोई फैक्ट्री में या कोई हैजार्डियस वर्क या कोई भी प्रकार का मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। 7वां पॉइंट में ये लिखा हुआ है क्रिमिनल अबॉर्शन, कोई अगर ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 इन ब्रैकेट 4 ब्रैकेट ए ऑफ MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के हिसाब से 1971 के हिसाब से अगर बात करें तो कोई वुमेन, कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हो गई है 18 प्रेग्नेंट हो गई है और उसकी एज जो है वो 18 साल से कम है, तो उसके अगर वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहती है तो उसके कंसेंट लिया जाएगा उनके फादर या मदर या उनके लीगल गार्जियन का। ये इसमें बात कही गई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट ए ऑफ MTP Act 1971 in India, if a pregnant woman has not attained the age of 18 years, her pregnancy cannot be terminated except within the consent of her legal guardian in written. स्कार्स की बात कर लें। ए स्कार इज ए फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एज ए आउटकम ऑफ रिपेयर प्रोसेस आफ्टर इंजरी। कोई चोट लग गई, चोट लगने के बाद कोई उसका जो सूखने के बाद जो दाग रह गया उसे हमें स्कार कहते हैं। और ये स्कार का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आइडेंटिफिकेशन में किसी पर्सन के। इट हैज़ अ ग्रेट वैल्यू ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन ए पर्सन। इट फॉलोज फैक्टर्स शुड बी एग्जामिन इन द पर्सन। द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी एग्जामिन इन द पर्सन: शेप, साइज, कलर, टेंडरनेस एक्सेट्रा। उस कार का शेप बड़ा है, छोटा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, टेंडरनेस फूला, दर्द तो नहीं हो रहा है अभी, कैसा क्या चीज़ है, वो सारे इसमें देखना ज़रूरी रहता है। स्कार आर परमानेंट, स्कार जो होता है परमानेंट होता है। इंजरी ऑफ डर्मिस, डर्मिस की जो इंजरी होती है अगर वो नहीं हो रही डर्मिस की इंजरी तो स्कार नहीं बनेगा। डर्मिस की इंजरी नेसेसरी है टू फॉर्म अ स्कार। स्कार ड्यू टू इंसाइज्ड वुंड वुड हैव लीनियर, जो इंसाइज्ड वुंड होगा इसमें ऐसे चीरा लगा हुआ हो तो उसका जो स्कार भी होगा वो भी लीनियर होगा, सीधा सीधा होगा। लेसिरेटेड वुंड प्रोड्यूस ब्रॉड और इरेगुलर स्कार। लेसिरेटेड मतलब कि कोई मोटे डंडे वंडे से कोई मारा फट गया हो तो वहाँ पे जो स्कार बनेगा वो होगा कैसा, इरेगुलर स्कार बनेगा। डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स में ऑल्सो कॉज मल्टीपल स्कार्स। स्मॉल पॉक्स में भी ब्लिस्टर्स जो बनते हैं वो भी मल्टीपल स्कार क्रिएट कर देते हैं। ड्रग एडिक्ट में हैव स्कार मार्क्स इन क्यूबाइटल फोसा ड्यू टू रिपीटेड इंजेक्शन। जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनके भी स्कार मार्क्स बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ढेर सारे इंजेक्शन लगवाते हैं अपने हाथ के, यहाँ पे इस वाले एरिया में अपने हाथ के इंजेक्शन लगवाते हैं। मेडिकल लीगल इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कार, इम्पॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ी, सबसे हर जगह तो इम्पॉर्टेंट यही, सबसे एक कॉमन पॉइंट तो ये है ही। इंडिकेट टाइप ऑफ वेपन यूज फॉर कॉजिंग इंजरी, कौन सा वेपन यूज़ हुआ है इंजरी के लिए। एज ऑफ स्कार कैन बी डिटरमाइन, स्कार का एज पता लगा सकते हैं कितना पुराना स्कार है, 2 साल 2.5 साल। स्ट्रे ग्रेविडेरियम इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ पास्ट प्रेगनेंसी, वो जो पेट में वो स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं जब बच्चा पैदा होता है, तो महिलाओं में माँ के जब गर्भ में बच्चा रहता है तो जो पेट पे स्ट्रेच मार्क प्रेजेंट हो जाते हैं वो बताता है कि पास्ट या प्रेजेंट की प्रेगनेंसी रही थी, तो उसे बोलते हैं स्ट्रे ग्रेविडेरियम। Occupational marks. These marks often help in identification as a certain occupation or trade may leaves is marks. These marks can be temporary or permanent. ऑक्यूपेशन, कोई इसका ऐसा काम हो जिस वजह से उसको दाग वो पड़ता हो, जैसे कि टेम्परेरी हो गया पेंट जॉब्स का इस्तेमाल, पेंटर जो होते हैं डाई करने वाले केमिकल और ग्रीस व्रीस का इस्तेमाल कोई कर रहा है लगातार तो उसे टेम्परेरी ग्रीस उसके हाथ में लगे रहता है, उसके हाथ के बरोज़ में लगे रहता है, जो उसके हथेली का जो वो रहता है फिंगरप्रिंट्स जो रहते हैं। परमानेंट हैवी और रफ हैंड्स आर सीन इन मैनुअल लेबर, कोई लोहार वहार होता है तो उसका जो काम होता है मैनुअल काम जो करता है, बोरा वोरा उठाने वाले, उनका हाथ बहुत टाइट हो जाता है। टेलर के हाथ में जो नीडल बहुत सारी पंचर आपको दिखेंगी, ऐसे हाथ में नीडल लगाते समय पंचर कर हो जाता है उनका, उसी के सहारे लगाते हैं नीडल, उस वजह से। डेक्टाइलोग्राफी स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एंड अनफेलिंग मेथड ऑफ पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन। एक्यूरेट और अनफेलिंग मेथड है पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन का। कौन? स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट डेक्टिलोग्राफी। नो टू इंडिविजुअल विल हैव आइडेंटिकल फिंगरप्रिंट। किसी भी दो व्यक्ति का आइडेंटिकल फिंगरप्रिंट कभी नहीं हो सकता है। इट इज़ मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन देन DNA profiling because because in identical twins DNA profiling would be same but fingerprint are different. ये बेटर मेथड है डीएनए प्रोफाइलिंग से। क्यों फिंगरप्रिंट बेटर मेथड है डीएनए प्रोफाइलिंग से? क्योंकि अगर कोई आइडेंटिकल ट्विंस भी है तो उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग अगर की जाए तो उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग सेम हो जाएगी बट उनका फिंगरप्रिंट जो है वो डिफरेंट ही रहेगा। फिंगरप्रिंट आर रिमाइन परमानेंट थ्रू आउट द लाइफ एंड आफ्टर डेथ। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ये हर समय एक जैसा ही रहता है। डिफिनीशन फिंगरप्रिंट की यहाँ पे दे दी है। फिंगरप्रिंट इज इम्प्रेशन ऑफ द बॉल्स ऑफ द फिंगर। इट इज बेस्ड ऑन द पेपिलरी रिजेस ऑफ स्किन। पेपिलरी रिजेस ऑफ स्किन जो होते हैं उसके ऊपर बेस्ड है ये। फुटप्रिंट्स के जो फुट के पैटर्न्स होते हैं वो भी फिंगरप्रिंट की तरह ही होते हैं। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, बेयर फुट हो गया और शू के साथ हो गया, मतलब नंगे पैर हो गया जूते के साथ। दीज प्रिंट आर बेयर फुट। ये बेयर फुट के प्रिंट्स होते हैं और ये जूते के साथ होते हैं। जूता या चप्पल कोई व्यक्ति पहना हुआ है तो उसके साथ ये प्रिंट मौजूद होंगे। देर आर ऑल्सो इंडिविजुअल लाइक फिंगरप्रिंट। ये भी फिंगरप्रिंट की तरह ही होते हैं। फुटप्रिंट्स ऑफ स्टैंडिंग पर्सन इज स्मॉल इन कंपेयर टू वॉकिंग पर्सन। कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका फुटप्रिंट जो होगा वो छोटा होगा इन कंपैरिजन टू चलते हुए व्यक्ति के। एंथ्रोपोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट इज नोन एज एंथ्रोपोमेट्री। इसमें क्या होता है? दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल आफ्टर द एज ऑफ 21। 21 साल के बाद ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ग्रोथ ऑफ स्केलेटन होती है 21 साल तक, उसके बाद ही स्टॉप होती है तो मेजरमेंट बढ़ते रहेगा, इस वजह से इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसका डिसएडवांटेज भी यही है, ओनली एप्लीकेबल फॉर एडल्ट अबव द एज ऑफ 21। स्ट्रेचर ऑफ बॉडी, इट इज़ द टोटल हाइट ऑफ द पर्सन इन स्टैंडिंग पोजिशन वर्टेक्स टू हील। Importance in forensic medicine. Personal identification help narrowing the identify the unknown or mutilated body. छत विच्छत शरीर के बारे में पता लगाने के लिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सारी चीज़ों को जोड़ जाड़ करके पता लगाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ये थे, फला फला का ये शरीर है, ऐसे ऐसे चीज़ें हुई हैं। इन मास डिस्ट्रक्शन, मास डिजास्टर जब होता है तब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग विक्टिम व्हेन देयर बॉडी इज़ इनकम्प्लीट। उनकी बॉडी गायब हो जाती है, हाथ पैर टूट के कहीं इधर उधर छटक जाता है, कहीं बाढ़ में कोई पैर किसी का कट के निकल गया, वो शरीर कहीं और है, पैर कहीं और है, मुंह कहीं और है, तो उसको जोड़ करके पता लगाते हैं। इन क्रिमिनल केसेस कंपेयरिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ आईज विटनेस टू द सस्पेक्ट। आई विटनेस के जो डिस्क्रिप्शन है उससे कंपेयर कराते हैं क्रिमिनल के हुलिये को। ये इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे में भी इसका इम्पोर्टेंस है कि पुराने समय के लोगों के बारे में जानना और समझना, इसके उसको जोड़ जाड़ के वो भी चेक करते हैं हम लोग। चिलोस्कोपी, स्टडी ऑफ फरोज और ग्रुप्स प्रेजेंट इन ह्यूमन लिप्स। होंठ के ऊपर ग्रुप्स और फरोज जो प्रेजेंट होते हैं मेल या फीमेल किसी में भी, उसके बारे में पता लगाते हैं चिलोस्कोपी में। इट इज़ हेल्ड दैट लिप्स प्रिंट पैटर्न आर यूनिक टू इंडिविजुअल एंड हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन। यूनिक होता है और हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन में। पैटर्न रिमेन्स अनचेंज ओवर द लाइफ टाइम कभी भी पैटर्न चेंज नहीं होता है लिप्स का, एज अ फिंगरप्रिंट के जैसे ही मेरे ख्याल से होता है ये भी। सेक्स ऑफ ए पर्सन कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय द लिप प्रिंट से सेक्स भी पता कर सकते हैं, मेल है या फीमेल है। टैटू मार्क्स, टैटू डिज़ाइन में इंडिकेट द रेस एंड रिलीजन ऑफ ए पर्सन। रेस और रिलीजन के बारे में बताया जा सकता है टैटू के थ्रू। इट में इंडिकेट द नेम ऑफ पर्सन और लव्ड वन का टैटू बनवा लेते हैं आजकल लोग बहुत सारे, या अपने घर वालों का नाम लिखवा लेते हैं, किसी का नाम लिखवा लेना।
इट में टेल रिलीजन के बारे में अपने लिखवा सकते हैं, कंट्री का नाम लिखा देते हैं, गॉड ऑफ वर्शिप लिखा लेते हैं, सोशल स्टेटस लिखा लेते हैं, डॉक्टर लिखा देते हैं, मेंटल मेकअप कैसा है टैटू को देख करके पता चलता है, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, ये सब बारे में पता चलता है टैटू की वजह से। डिफॉर्मिटीज़ आर बर्डन फॉर एन इंडिविजुअल बट दे आर यूजफुल फॉर द पर्पज़ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। नॉर्मली तो डिफॉर्मिटीज़ बर्डन ही है एक तरीके का, बट आइडेंटिफिकेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप, कॉन्जेनाइटल, एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल जैसे क्लेफ्ट प्लेट हो गया, हेयर लिप हो गया, फ्लैट फिट हो गया, वेट फुट हो गया, इस तरीके की चीज़ें हो गई अगर इसमें। तो एक्वायर्ड में क्या होगा, सर्जिकल इम्पेयरमेंट हो गया, वुंड एम्पुटेशन हो गया, माल यूनाइटेड फ्रैक्चर हो गया, फेलिंग ऑफ टीथ हो गया। सर्जिकल इम्प्लांट लगाया गया, पैर में स्क्रू लगा हुआ है, कोई नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाया, टोटल नी रिप्लेसमेंट करवा रखा है, एम्पुटेशन कोई सी का पैर कटवा दिया, उंगली कटवा दिया, फ्रैक्चर हो गया, कई सारे फ्रैक्चर हो गए, दांत भरवाया, सोना है चांदी से, इस तरीके का कुछ ऐसा। DNA profiling. It is also known as DNA fingerprinting. It is the process of determining an individual DNA characteristic. It is a technique to investigate crime and compare the suspect to DNA evidence as to assess the likelihood their involvement in crime. किसी भी व्यक्ति का क्राइम में इन्वॉल्वमेंट को समझने के लिए, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए DNA फिंगरप्रिंट हम लोग कराते हैं और सस्पेक्ट से उसका DNA मैच कराते हैं, चेक करते हैं कि क्या क्राइम सीन पे उसका DNA पाया गया, मिला कि नहीं मिला। ये तो बहुत कॉमन सा मूवीज़ में बहुत सारे लोग देखते भी रहते हैं। प्रोसेस क्या है, DNA सैंपल इज़ कलेक्टेड, बकल स्वैब से निकालते हैं मूवी की तरह। अगर अवेलेबल नहीं रहता है तो ब्लड से ले लेते हैं, सलाइवा से लेते हैं, सीमन से लेते हैं, वेजाइनल ल्यूब्रिकेशन से लेते हैं, अदर बॉडी फ्लूइड का इस्तेमाल कर लेते हैं, टिश्यू ऑफ पर्सन यूज्ड आइटम्स, लिपस्टिक हो गया उसका, या कोई व्यक्ति कंघी यूज़ किया है, किसी तरह का कोई कपड़ा उसका हो गया, उसका रुमाल हो गया, उसका उन सब जगहों से भी सैंपल निकाले। द सैंपल इज़ देन एनालाइज टू create a DNA profile, then the profile is compared against the another sample where there is a match or not. On the basis of this sample examination, the victim got caught easily. उसका सैंपल फिर बना करके उसका DNA प्रोफाइल करते हैं, DNA प्रोफाइल करा करके फिर उसका मैच कराते हैं, मैच कराने के बाद ये चेक करते हैं कि विक्टिम से और जो सस्पेक्ट है उससे मैच किया कि नहीं मैच। अगर मैच किया तो हम उसे कन्विक्ट कर देते हैं और फिर कोर्ट में केस स्टार्ट करा देते हैं। इस तरीके से पता लगा लेते हैं। मिसलेनियस मतलब कि इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं DNA पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। लॉन्ड्री मार्क्स हो गए, लॉन्ड्री कराने के लिए दिए तो उसमें जो टैग लगा के देता है लॉन्ड्री वाला, जो ठंडी के मौसम में हम लोग जब अपना जैकेट वैकेट धुलवाते हैं तो टैग लगा के दे देते हैं, नंबर लिख करके, लॉन्ड्री मार्क उसमें पड़ा रहता है। टेलर नेम मार्क ऑन क्लोथ, टेलर नेम अब तो नहीं, टेलर नेम अब तो कंपनी का मार्क्स लगा रहता है, बट पहले लोग कपड़ा सिलवाते थे तो पीछे कॉलर के पीछे टेलर नेम उसमें लगा रहता था ऐसे कि हाँ फला टेलर ये नंबर ये जगह ऐसे। ज्वेलरी शॉप में विजिटिंग कार्ड अगर आपको मिल गया कोई, या कहीं और कोई विजिटिंग कार्ड है, वॉच हो गया एक्सेट्रा हो गया। तो ये आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं इसको सभी जो मैं अपने नोट्स बना रहा हूँ और आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारे ही शॉर्ट वीडियोस हैं, बहुत लॉन्ग नहीं रहता है। मैं फिर से ये बात बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे थोड़ा सा वीक हैं और कम पढ़ पाते हैं, चीज़ों को समझ में कम आती हैं, तो ये मेरा वीडियो लेक्चर्स देखें और इतना काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए, नॉलेज के लिए तो बहुत सारा नॉलेज पढ़ा हुआ है। आप बिल्कुल नॉलेज का पूरा ब्रह्मांड है, आप जाएं गूगल करें, किताब पढ़ें, सारी चीज़ें आपको नॉलेज बहुत सारा मिल जाएगा। बट पर्टिकुलरली अगर एग्ज़ाम पास करने के लिए ये मेरा वीडियोस देखेंगे तो बेशक आप 100% पास होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल।